जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस 2 लेक्चर जो पढ़े यूनिट 1 के मतलब, उसमें हम लोग कुछ फंडामेंटल्स की बात करके गए थे कि एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, मोल वगैरह ये चीज़ें हमने सारी सीख ली थी। आज का जो हमारा टॉपिक है, थर्ड लेक्चर अबाउट बेसिक कॉन्सेप्ट, वो है मोल, एवोगैड्रोज नंबर, स्टाइकोमीट्री के मतलब। ठीक है, अब मोल क्या होता है, बेसिक सी डेफिनेशन अगर आप करेंगे तो वो एक आपके सामने लिखी भी गई है जी, कि किसी भी चीज़ का जो एटॉमिक मैस, मॉलिक्यूलर मैस, फार्मूला मैस और आयनिक मैस जो होता है, अगर हम उसे ग्राम्स में लिख लें, ग्राम्स में एक्सप्रेस कर लें, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे एक मोल का नाम दे देते हैं। बेसिकली जो मोल है, ये सिस्टम इंटरनेशनल में क्वांटिटी ऑफ मैटर को मेजर करने का एक यूनिट है। हम लोगों ने एटम्स हैं तो उनके एटॉमिक मैसेज, मॉलिक्यूल हैं तो उनके मॉलिक्यूलर मैसेज, आयनिक कंपाउंड हैं तो उनके फार्मूला मैसेज, और अगर आयंस की फॉर्म में स्पीशीज पाई जाती हैं तो उनके आयनिक मैसेज को स्टैंडर्ड बना लिया है। और जितने एटॉमिक, मॉलिक्यूलर, फार्मूला या आयनिक मैस हुआ करेगा, उस शय के उतने ग्राम्स हम मेजर कर लेंगे बैलेंस के ऊपर, वेट बैलेंस के ऊपर, तो वो किसके बराबर आ जाया करेगा, वो 1 मोल के इक्वल आया करेगा। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये नज़र आया करेगी हमें हमेशा कि मोल तो इक्वल होंगे लेकिन उनके मैसेज इक्वल नहीं हुआ करेंगे। उसकी रीज़न सिंपल है कि हर एटम या हर मॉलिक्यूल का मैस दूसरे से क्या हुआ करना है, वो डिफरेंट हुआ करना है। मैंने 4 कैटेगरीज हैं, चारों की एक एक एग्जाम्पल लिखी है, बुक में आपको इससे ज़्यादा एग्जाम्पल्स मिल जाएंगी। अगर आप 1 ग्राम हाइड्रोजन लेते हैं एटॉमिक स्टेट में, ये 1 मोल को रिप्रेजेंट करेगी। 18 ग्राम आप वाटर लेते हैं तो ये भी 1 मोल के इक्वल होगा। 58.5 ग्राम NaCl लेते हैं, ये आयनिक कंपाउंड है, तो ये भी 1 मोल है। 96 ग्राम आप सल्फेट के ले लेते हो तो ये भी 1 मोल को रिप्रेजेंट करता है। और इसके साथ ही हमने अटैच किया एवोगैड्रोज नंबर को। अब एवोगैड्रो नंबर क्या कह रहा है कि अगर आपके पास किसी भी चीज़ का 1 मोल है तो उसमें इतनी आइडेंटिटीज़ होंगी। ये जो डिजिट लिखा गया है ना आपके सामने 6.02 10⁻23, हम कहते हैं कि इतनी आइडेंटिटीज़ हैं। वर्ड आइडेंटिटी में ये चारों चीज़ें आ जाती हैं। मतलब आइडेंटिटी से मुराद हम एटम भी लेंगे, आइडेंटिटी से मुराद हम मॉलिक्यूल भी लेंगे, फार्मूला यूनिट भी, और आयंस की तादाद भी। अब देखने वाली बात यह है कि हमने एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मैस से उसके मोल्स में कन्वर्जन की है, और मोल्स को हमने उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ रिलेट कर लिया है कि 1 मोल ऑफ एनी स्पीशी जो है उसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स इसके एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो इस तरह से अमल पे चलते हुए हम मोल और एवोगैड्रोज नंबर को बहुत बेसिकली, बड़ा प्राइमरीली डिफाइन कर जाते हैं। अब किसी भी शय के जो मोल्स हुआ करेंगे ना, वो फाइंड करने के लिए हम उसका लिखेंगे मैस ओवर इट्स मोलर मैस। ठीक है बच्चों, अब ये बात अजीब नहीं है कि आपको बाय डेफिनेशन जो है ये भी MCQ बना के दे दिया जाए कि एटॉमिक मैस ऑफ एनी स्पीशी एक्सप्रेस्ड इस ग्राम रिप्रेजेंट्स, और ऑप्शन में आंसर क्या होगा, इट रिप्रेजेंट्स 1 मोल ऑफ दैट पर्टिकुलर स्पीशी। ठीक है, अब बुक में जब आप पढ़ने बैठोगे तो उसने ये 4 कैटेगरीज अलग अलग डिफाइन की हैं। हर कैटेगरी की कुछ मिसालें उसने दी हैं, फिर हर कैटेगरी के साथ ये फार्मूला अटैच किया है। मैंने चारों फार्मूलों को ज्वाइन करके एक फार्मूला सिंप्लीफाई कर दिया कि हम इस फार्मूले को यूटिलाइज करेंगे, मैस ओवर मोलर मैस। अब ना यहाँ से एक साल एक क्वेश्चन आया है, और वो क्वेश्चन क्या था कि जी कैलकुलेट मोल्स ऑफ 0.1 ग्राम सोडियम। ठीक है जी, ये वाला आपके पास क्वेश्चन है। अब जाहिर है कैलकुलेटर तो आपने यूज़ नहीं करना, और ये क्वेश्चन भी इवन टेक्स्ट बुक से ही है, FSC वाली किताब से। उसके अंदर एक एग्जांपल है जो ये एज आ MCQ आपको UHS पूछ चुका है अपने प्रीवियस एग्जाम्स में। अब इसमें हमने कहा है कि मैस इसका था 0.1 ग्राम और मोलर मैस इसका कितना आना है 23 ग्राम्स। आप सोच लें कि 1/20 अगर होता तो इसका आंसर होना था 0.02 के करीब। ठीक है,
1/20 का आंसर क्या आना था 0.05, सॉरी 0.05, तो हमारा ये 23 है तो 0.05 से छोटा आंसर होगा, मतलब आंसर होगा 0.04 इंटू 10 रेज पावर समथिंग, या 4 पॉइंट समथिंग 4.3 इंटू 10 रेज पावर -3। इस तरह की कोई वैल्यू हमारे पास जो है ना, 4 ऑप्शन आप देखेंगे और यकीनन वो ऑप्शन क्लोज नहीं होंगी, ठीक है। मतलब उसमें वेरिएशन ऐसी होगी कि किसी एक में 10 रेज पावर में प्लस लिखा हुआ है। मसलन मैं आपसे ना ऑप्शंस इसकी बना देता हूं। एक ऑप्शन में लिखा गया जी 4.3 10 रेज पावर -3, एक ऑप्शन में लिखा गया 4.3 10 रेज पावर +3, अगली ऑप्शन में एग्जामिनर करता है जी, वो लिख देता है 6.3 10 रेज पावर -3। अब ये जो इस तरह की ऑप्शंस हैं, आप बगैर कैलकुलेटर के सिर्फ ये थोड़ा सा सोच लें कि इसको फ्रैक्शन को छोड़ के 1/20 सोचोगे तो आपका आंसर किसके करीब है, तो ये वैल्यू आपको अंदाज़ा दे देगी कि आपका आंसर कौन सा मोर अप्रोप्रिएट हो सकता है और आप क्लोजेस्ट अप्रोच पर जा सकते हैं, बजाय इसके कि आप वहाँ पर ये सोचते रहें कि कैलकुलेटर तो है नहीं और 0.1 को 23 पे डिवाइड करना तो नामुमकिन सी बात है। इसीलिए मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था, पिछले लेक्चर्स में भी, कि आप लोग प्रैक्टिस जितनी करेंगे उतनी आपके लिए कम है, और प्रैक्टिस के लिए बेस्ट वे आपके पास है कि नंबर ऑफ MCQs बल्क में आप सॉल्व करें, लेकिन अपनी किताब की सिलेबस की बाउंड्री में रहते हुए। ये मतलब ही नहीं है कि आप को 500 MCQs मोल के निकाल लें किसी भी और अदर इंग्लिश राइटर या कोई और किताब उठाएं MCQs वाली और पकड़ के बैठे रहें कि ये तो सॉल्व ही नहीं हो रहे हमसे, उसकी ज़रूरत नहीं होगी। तो आपके लिए जो बहुत ज़्यादा मोर दैन इनफ है वो स्टार्स वाली बुक काफ़ी है, जिसमें आपको जितने MCQs दिए गए, जितने सोल्यूशन साथ अवेलेबल हैं, जो नहीं हैं उनको आप खुद से सॉल्व करें, और उस वैरायटी से बाहर क्वेश्चन नहीं होगा। मतलब ये नहीं है कि उन्हीं में से क्वेश्चन होगा, लेकिन उस तर्ज का, उस जितने एंगल्स वहाँ पर अवेलेबल हैं या दिए गए हैं ना उस बुक में, स्टार्स वाली में, उसके बाहर क्वेश्चन नहीं मिलना आपको, ठीक है। तो उसी कैटेगरी का कोई ना कोई क्वेश्चन आपको एग्जामिनर देता है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको बच्चों क्वेश्चन में पहले, मतलब पास्ट में ये आ चुका है। इसी तरह से एक साल और क्वेश्चन आ चुका है कि आपको कहा गया था कि जी आप बताएं मोल्स इन 9 ग्राम ऑफ वाटर। ये क्वेश्चन बड़ी वैरायटी में बन सकता है। 9 ग्राम ऑफ वाटर के आपसे मोल्स पूछे जा सकते हैं। 9 ग्राम ऑफ वाटर में आपसे एग्जामिनर ये कह सकता है कि आप इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल दें। आपसे कहा जा सकता है कि 9 ग्राम में एटम्स की तादाद बता दें, हाइड्रोजन एटम्स की तादाद बता दें। इस एक इतने से डाटा में से एग्जामिनर अपने, आप ये कह लें कि 10 साल गुजार सकता है, क्योंकि उसने तो हर साल तो मोल का क्वेश्चन नहीं देना और हर साल उसने एग्जैक्ट ये भी क्वेश्चन नहीं देना। और एक सिर्फ इस डाटा से 9 ग्राम ऑफ वाटर को लेके एग्जामिनर के पास बहुत सारी वैरायटी है कि वो क्वेश्चंस की सिलेक्शन आपसे करवाए। मसलन इस डाटा को ना मैं थोड़ा सा एक्सप्लोर करता हूँ एग्जैक्ट 1 मोल को लेके। ये भी आपकी बुक की ही बात है कि अगर आपके पास हो ना 1 मोल वाटर, इसमें उन्हें है 6.02 10 रेज पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, फिर इसमें उन्हें हैं 2 इंटू एवोगैड्रोज नंबर। ये क्या है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। फिर आप कहेंगे 1 इंटू एवोगैड्रोज नंबर। ये क्या है? नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। आप करते हो 3 इंटू एवोगैड्रोज नंबर, तो ये निकलाएंगे टोटल एटम्स इन 1 मोल ऑफ वाटर। आपसे मैं ये कहता हूं जी कि आप बताएं कि एक मोल मतलब 18 ग्राम वाटर है, तो आप ये कैलकुलेट करो कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। कोई बात नहीं, हमें पता है कि ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों का मिला के कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन। तो हम यहाँ पर सिंपल ये लिखेंगे 10 इंटू एवोगैड्रोज नंबर। क्या आ जाएंगे इसमें? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और इतने ही 10 इंटू एवोगैड्रोज नंबर, इसमें क्या आ जाएंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। 8 इंटू एवोगैड्रोज नंबर, इसमें निकल आएंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब ये मैंने 8 क्यों लिखे हैं? क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर कोई न्यूट्रॉन नहीं होता और ऑक्सीजन में 8 न्यूट्रॉन होते हैं। अब आप देखो ये कि मुझे सिर्फ एक चीज़ मिली, और वो क्या था कि हमने बैलेंस के ऊपर वाटर के अमाउंट मेजर की 18 ग्राम्स
और उस 18 ग्राम वाटर में ये सब कुछ हमें कैलकुलेट करना आना चाहिए कि कितनी कितनी मिकदारें अवेलेबल हैं। क्या समझ आया कि अगर एक मालिक्यूल में 2 हाइड्रोजन हैं तो 1 मोल में कितने टोटल होंगे, 2 को एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स को एवोगैड्रो से आपने मल्टीप्लाई करते चले जाना है। तो इस तर्ज पे आप जो फॉर्मूला बना सकते हो कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हुआ करेंगे वो बराबर हुआ करेंगे मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोज नंबर, और मोल्स किसके बराबर आते हैं, मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोज नंबर। ये तो है जनरल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। लेकिन अगर ये वाली एक्सटेंशन आप लाना चाहें जी कि एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स फर्दर अवेलेबल हैं, तो उसके लिए आप क्या करोगे, ये जो फॉर्मूला आपने बनाया है मोल्स इनटू एवोगैड्रोज नंबर, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एटॉमिसिटी के साथ। एटॉमिसिटी आपको शायद अंदाजा है, प्रीवियस लेक्चर्स में आपने पढ़ा हुआ है कि किसी एक मॉलिक्यूल में जितने एटम्स होते हैं, मसलन इस मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम है, 1 ऑक्सीजन एटम है, टोटल इसकी एटॉमिसिटी 3 है। हाइड्रोजन के लिहाज से हम एटॉमिसिटी की जगह पर 2 लगा देंगे, ऑक्सीजन के लिहाज से हम एटॉमिसिटी की जगह पर 1 लिखेंगे और टोटल के लिहाज से हम 3 लिखेंगे। इस बात की फर्दर एक्सप्लेनेशन के लिए ना आप एक फॉर्मूला लिखते हो C6H12O6, ठीक है बच्चों। अगर आपके पास 1 मोल वाटर 1 मोल ग्लूकोज का हो तो 1 मोल ऑफ ग्लूकोज में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के लिए आप यहां पर क्या मल्टीप्लाई करोगे, 6। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम निकालने हो तो मोल्स एवोगैड्रो को मल्टीप्लाई किया जाएगा 12 के साथ, और ऑक्सीजन के लिए 6 के साथ, और टोटल के लिए किसके साथ, 24 के साथ, ठीक है। तो ये इस तरह से हम लोग अपने नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे। अगर उसने हमें ये कहा हो कि किसी की एक मॉलिक्यूल में कोई पर्टिकुलर एटम्स या पर्टिकुलर बॉन्ड्स या पर्टिकुलर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी आप कैलकुलेट करें, तो हम इस तरह से इसे नेक्स्ट स्टेज पे आया करेंगे, ठीक है जी। तो ये हमने देखा बहुत ब्रीफ सा कि मोल क्या है, एवोगैड्रोज नंबर क्या है। यू नीड टू रिवाइज द टॉपिक्स एंड रीड देम केयरफुली फ्रॉम टेक्स्ट बुक एंड देन गो टू द क्वेश्चंस फ्रॉम स्टार्स बुक, और उसके लिए आपके पास डाटा अवेलेबल होना ज़रूरी होगा बच्चों, ठीक है जी। तो ये इसको हमने समराइज कर लिया, आगे बढ़ रहे हैं और मैं चल रहा हूं बच्चों स्टोइकोमेट्री के टॉपिक की तरफ। स्टोइकोमेट्री क्या होती है? हम कहते हैं कि ये क्वांटिटेटिव रिलेशन है between reactants and products, ठीक है जी। स्टोइकोमेट्री क्या है बच्चों? ये है क्वांटिटेटिव रिलेशन। किसके दरमियान क्वांटिटेटिव रिलेशन है? रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के दरमियान। आप जानते हो क्वांटिटेटिव का मतलब मिकदार से होता है। हम लोग मिकदार स्टडी करेंगे कि किसी खास रिएक्टेंट की कितनी मिकदार डालने से प्रोडक्ट कितना बनेगा, या प्रोडक्ट की खास अमाउंट हासिल करनी हो तो हमें रिएक्टेंट कितना रिक्वायर्ड हो सकता है। इसको स्टडी करने का नाम हम क्या रखते हैं? स्टोइकोमेट्री रख देते हैं। और स्टोइकोमेट्री का जो एक्सट्रीम लेवल होता है ना बच्चों, जो कि मतलब हम रूटीन में फ्रीक्वेंटली अप्लाई करना चाहते हैं, उसका नाम है लिमिटिंग रिएक्टेंट। स्टोइकोमेट्री अगर आपको अंडरस्टैंडिंग में है तो मेरा नहीं ख्याल कि लिमिटिंग रिएक्टेंट के लिए सिवाय इसके कि आपको कैलकुलेशन थोड़ी सी परफेक्ट करनी पड़ेगी, उसमें कोई नई बात आप सीखते हो, ठीक है जी। तो क्वांटिटेटिव रिलेशन हमने बनाया है बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पर अगला मसला ये होता है कि जो लॉज हैं, जो लाजमी फॉलो होने चाहिए स्टोइकोमेट्री कैलकुलेशन के दौरान, वो हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। अजम्पशन 2 हम बनाते हैं। अजम्पशन मतलब जो मफरूजात हैं कि जिनकी बेस पर हम ये कैलकुलेशन चलाएंगे।
हम कहते हैं कि ऑल रिएक्टेंट्स गोज टू प्रोडक्ट्स, एक बात। और दूसरी बात हमारे पास क्या होती है, नो साइड रिएक्शन अकर्स। जितने रिएक्टेंट्स दिए जाते हैं वो सारे के सारे बदल जाते हैं प्रोडक्ट्स में और कोई साइड रिएक्शन नहीं होता, मतलब कोई बाई प्रोडक्ट नहीं बनता। हमने जो सोचा कि इस रिएक्टेंट में अगर हम ये माने कि कार्बन को जला रहे थे, कंबस्ट करवा रहे थे और उसके कंबस्ट करवाने से कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड ही बनेंगे, साथ उसके कार्बन मोनोऑक्साइड की कोई मिकदार हमारे पास नहीं पैदा होगी ड्यूरिंग द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो इस लिहाज से हम ये मानते हैं कि ये दो अजम्पशन हैं जो हमने यहाँ पर लाजमी तौर पर डील करनी होंगी। उसके बाद ना हमारे पास इसके कुछ रिलेशंस हैं जो हम बनाते हैं। इन रिलेशन से मुराद है कि हम किस किस किस्म की कैलकुलेशन कर सकते हैं। मसलन हम कहेंगे मोल हम स्टडी करते हैं कि एक शय के मोल दिए हैं तो हम दूसरे के मोल फाइंड कर सकते हैं। हम मोल मैस या मैस वॉल्यूम इस तरह की कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हैं वाइल डीलिंग विद स्टोइकोमेट्री। ठीक है, अब मैंने आपसे एक ना ब्रीफ किया कि जी आप इसके साथ ही अटैच करेंगे आइडिया ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट, क्योंकि लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है वो स्टोइकोमेट्री का ही एक अहम पार्ट माना जाता है। तो जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है ये क्या चीज़ है, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जब हम एक से ज़्यादा रिएक्टेंट्स रिएक्शन में ऐड करते हैं तो कोई एक रिएक्टेंट अर्ली कंज्यूम होता है और वो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को कंट्रोल करता है, यानी कि किसी एक रिएक्टेंट के अर्ली कंज्यूम हो जाने से प्रोडक्ट कम बनता है, तो वो रिएक्टेंट क्या कहलाया करेगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट। हाँ, यू कैन से कि एक ऐसा रिएक्टेंट विच कंट्रोल्स अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। अब यहां पर जाहिरी तौर पर देखने में ये रूल नहीं होगा कि जो चीज़ आपको कम मिकदार में लगे, जिसके ग्राम्स कम नजर आए या जिसके मोल्स कम नजर आए, फटाफट कह देंगे कि यही लिमिटिंग रिएक्टेंट। आपको लिमिटिंग रिएक्टेंट तक अप्रोच करने के लिए ये बात देखनी होगी कि यू नीड टू परफॉर्म द स्टोइकोमेट्री कैलकुलेशंस। आप उन स्टोइकोमेट्री कैलकुलेशन में ये देखोगे कि कितने कितने रिएक्टेंट्स की मिकदारें ऐड की गई, उसके नतीजे में प्रोडक्ट कितना बना, और उनमें से फिर आप कंपेयर करेंगे कि कौन सा ऐसा रिएक्टेंट है जो प्रोडक्ट की कम मिकदार दे रहा है, उसे हम लिमिटिंग रिएक्टेंट भी कहेंगे। अब हमें यहाँ जाहिर है कि कोई ऐसी कंसर्न तो नहीं होगा कि जी आप लिमिटिंग रिएक्टेंट आइडेंटिफाई कर दें या आप लिमिटिंग रिएक्टेंट का पूरा टॉपिक मेमोराइज करने बैठे रहें और आपको उसका पूरा एक पेज लिखना है। आपको सिर्फ ये सिलेक्शन करनी होगी, जो कि क्वेश्चन कई दफ़ा आया है यूएचएस में, कि आपको रिएक्शन इक्वेशन रिएक्टेंट्स के मोल्स दिए जाते हैं या मैस दिया जाता है और आपसे एग्जामिनर कहता है कि बताएं अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कितनी बनेगी। ठीक है, हमने सिर्फ इस तर्ज अमल को यहाँ देखना होगा। मसलन इस तर्ज का एक रिएक्शन मैं लिख रहा हूँ और मोस्ट प्रोबेबली जितनी दफ़ा भी यूएचएस ने इस टॉपिक से क्वेश्चन उठाया है उसने यही वाला रिएक्शन लिखा है। जितनी दफ़ा भी आया क्वेश्चन नया होता रहा है लेकिन रिएक्शन यही रहा है, और वो रिएक्शन है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन और प्रोडक्ट बन रहा है वाटर। आप इस इक्वेशन को बैलेंस करोगे तो ये बैलेंस फॉर्म आ गई इक्वेशन की। ठीक बच्चों, अब ना इस इक्वेशन में आपको एक डाटा हम बनाते हैं। आपको कहा गया है कि इसके हमने डाले हैं टोटल 8 ग्राम्स। ठीक है, हमने इसके कितने ऐड किए हैं, 8 ग्राम्स ऐड किए हैं हाइड्रोजन के, और सपोज कर लेते हैं कि इसके 2 मोल्स ऐड किए हैं और आपसे उसने कहा है कि आप ये बताएं अमाउंट ऑफ वाटर कितनी बनी है। आप इस डाटा को एक स्टेटमेंट की शक्ल दे लें। ठीक है, मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। आपको कहा गया है कि आपके पास 8 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन के हैं and you are going to make them to react with 2 moles of oxygen to produce some amount of water,
और क्वेश्चन क्या रेज किया गया है, गिव द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड इन दिस रिएक्शन। अब हमें इसको मोल के कंसर्न के मुताबिक डील करना है और उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लोग इसके भी मोल्स बना लेंगे। आपको फॉर्मूला बताया गया है मैस ओवर मोलर मैस का। मैं यहां पर इसको डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं, इसको 2 पे डिवाइड करोगे तो यहां से कितने बन जाएंगे 4 मोल्स, क्योंकि हाइड्रोजन H2 है, इसका मोलर मैस ही आ जाए। अब ना आप लोगों के पास रूल जो है वो है कि गिवन और रिक्वायर्ड को आपने कंपेयर कर लेना है। आपके पास क्या चीज है, हाइड्रोजन को वाटर से कंपेयर करो। बैलेंस इक्वेशन कहती है कि अगर इसके 2 मोल्स डालोगे तो इसके 2 मोल्स बनेंगे, इसका 1 ऐड करने से 1 बनना चाहिए और 4 से कितने बनने चाहिए 4 मोल्स। ठीक है बच्चों, इतनी कैलकुलेशन, और ये कैलकुलेशन अगर आप प्रैक्टिस में ले आओगे तो ये आपका टाइम नहीं लेंगी। यहां पर अंडरस्टैंडिंग के लिए बेशक आप एक क्वेश्चन पे 10 मिनट लगा जाएं, लेकिन एग्जाम में आपके पास 40 सेकंड्स होंगे, इसलिए आपकी प्रैक्टिस बड़ी जरूरी है एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद ऑक्सीजन को आपने कंपेयर करना है वाटर के साथ, और बैलेंस इक्वेशन ये कह रही है कि अगर इसका 1 मोल आपने ऐड किया था तो वाटर के कितने बन रहे हैं 2 मोल्स, और अगर आप इसके यहां पर 2 मोल्स ऐड कर रहे हो तो इसके कितने बन जाने चाहिए 4 मोल्स। अब देखने के लायक बात यह है कि जितनी अमाउंट हमने हाइड्रोजन की डाली वो कहती है कि यहां पर 4 मोल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस होने चाहिए, जितने मोल्स हमने ऑक्सीजन के डाले वो भी कहते हैं कि 4 मोल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस होने चाहिए। तो इसमें कोई कंट्राडिक्शन है ही नहीं, मतलब यहां पर हमारा डायरेक्ट आंसर क्या आना है 4 मोल, और 4 को 18 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो मैस निकल आएगा। ठीक है, हाँ अगर उसने ये मोल्स की रेशो कुछ और दी होती और यहां पर ये वाला आंसर सेम ना आता तो जो आंसर छोटा होना था ना, हमने उसके मुताबिक ये सिलेक्शन कर लेनी थी कि अगर फर्ज को यहां पर आंसर 3 आ जाता, यहां पर 4 आ जाता, तो मैं कहता कि ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है और फिर ये हमारा आंसर होता। ठीक है, अगर ये 2 कंपैरिजन मैंने करवाए हैं, यहां पर दोनों में आंसर प्रोडक्ट का देखना है, सिर्फ वो सेम आ गया तो हमने कहा जी कि लिमिटिंग रिएक्टेंट इसमें आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा। लेकिन अगर ये अमाउंट्स डिफरेंट कर दी जाएं और यहाँ पर ये नंबर ऑफ मोल्स बराबर ना रहें तो जो कम मोल पैदा करेगा वो क्या कहलाएगा, वो लिमिटिंग रिएक्टेंट कहलाएगा। तो इस तरह से आप लिमिटिंग रिएक्टेंट को लाजमी तौर पर ऑब्जर्व करने के बाद आंसर करोगे। बच्चों से गलती ये होती है कि उन्होंने इसको सॉल्व किया, इसके मुताबिक आंसर ये आया, 4 मोल देखे और देखा आंसर ऑप्शन में 4 मोल मौजूद है या 4 × 18 का आंसर मौजूद है, फटाफट क्लिक कर दिया। मुमकिन है कि उसने डाटा में यहाँ 2 की बजाय 1 मोल रखा होता। अगर उसने 1 मोल रखा होता तो वाटर के इतने मोल पैदा होने थे और ये आंसर होना था फिर हमारा। इसलिए आपके पास जरूरी है कि जो रिएक्टेंट्स हैं उनको इसी तरह से आप कंपेयर करके फिर आप इस कंक्लूजन पे आओगे कि मोल्स किसके आपके पास अवेलेबल हैं, कितने अवेलेबल हैं, उसे प्रोडक्ट के कितने मोल बन सकते हैं, और वो गिवन अमाउंट के मुताबिक कौन सा रिएक्टेंट लेस प्रोडक्ट के मोल्स दे रहा है, उसे लिमिटिंग रिएक्टेंट कह के आप उसके मुताबिक इसको प्रोसीड करोगे और आंसर को क्लिक करोगे। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास एक कंसर्न था। अब मसलन एक साल ना क्वेश्चन आया हुआ है, हाइड्रोजन और क्लोरीन को मिलाकर प्रोडक्ट बनाया गया है HCl। ये वाली इक्वेशन लिखी उसने ना 4 ऑप्शन में कहा हुआ है कि इनके मैसेज की रेशो बता दें जो सिंपलेस्ट आपस में ज्वाइन करती है, और डिफरेंट किस्म की, मसलन एक ऑप्शन दी हुई है 4 × 70, 2 × 70 सॉरी। अब ज्यादातर बच्चों ने ये लगाया जिस साल ये क्वेश्चन आया था और वो सबका गलत हो गया, क्योंकि Cl2 का मोलर मैस तो 70 नहीं बनता। अगर आप मोल रेशो देखोगे ना तो ये बैलेंस इक्वेशन है। बैलेंस इक्वेशन कहती है कि अगर इसके आपने 2 ग्राम लिए हैं तो इसके 71 ग्राम्स लेने हैं। ठीक है, अब बी ऑप्शन में वो आपको ये कह रहा है जी कि 1 × 70 या 71, तो ये भी गलत है। एक ऑप्शन में वो आपसे ये कहता है जी कि 1 × 35.5, ये आपका आंसर होगा। अब ये आंसर कैसे आ सकता है, हाइड्रोजन के 2 ग्राम 1 मोल में है और क्लोरीन के 71 ग्राम हैं। उसने क्या किया है, उसने उनकी सिंपलेस्ट रेशो निकाल के लिख दी है, दोनों को हाफ कर दिया। 2 का हाफ 1 था और 71 का हाफ क्या था 35.5 था। ये आपका आंसर बनना था। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट ने उस साल भी क्या किया, उन्होंने अल्फा ऑप्शन या जो भी पोजीशन बनती थी उसको फौरन क्लिक किया
कि जी 2 इसके में S बनता है और इसका 70 करीब करीब डिजिट है, बस फटाफट लगाएं और जान छोड़ें। लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। आपने क्वेश्चन के तमाम ऑप्शंस पे गौर करने के बाद देखना है कि आपको इसमें से कौन सा प्रॉपर आंसर सेलेक्ट करना है। समटाइम ये इतनी क्लोज ऑप्शन होती है कि हमें गलती जो है ना बड़ी मुतवक्के होती है कि हमसे गलती हो जाएगी, ठीक है जी। तो ये भी स्टाइकोमेट्री से रिलेटेड पास्ट पेपर में आ चुका क्वेश्चन है जी बच्चों। ये स्टाइकोमेट्री और लिमिटिंग रिएक्टेंट हमारे पास आ गया। और एक आखिरी पॉइंट जो कि इस स्टाइकोमेट्री से रिलेटेड है ना, वो है यील्ड। आपको पता है कि यील्ड जो होती है इसे एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन भी कहते हैं, और इसका ताल्लुक सिर्फ हमारे पास है एक्चुअल और थ्योरेटिकल यील्ड। यील्ड होती है कि कितनी अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनी है रिएक्टेंट के लिहाज से, एक्चुअल यील्ड है, थ्योरेटिकल यील्ड है, और देन परसेंटेज यील्ड है, जो बराबर किसकी हुआ करती है, एक्चुअल यील्ड ओवर थ्योरेटिकल यील्ड इनटू 100। अब ना यील्ड पे क्वेश्चन या तो ये फॉर्मूला पूछ लेता है, या बाय डेफिनेशन वो थ्योरेटिकल यील्ड या एक्चुअल यील्ड। मसलन आपको कहा जाता है जी कि एक पर्सन ने लैब में रिएक्शन परफॉर्म करवाया और उसने कोई ग्राम कोई अमाउंट दे देता है एग्जामिनर, आपका धोखा देने के लिए बड़ी बल्क में कह देता है जी कि 20 टन उसने प्रोडक्ट हासिल कर लिया, तो ये जो प्रोडक्ट आया ये कौन सी यील्ड है। अब वो क्या चीज़ है, वो एक्चुअल यील्ड है, क्योंकि वो आपने परफॉर्म करके निकाली है, रिएक्शन करवाया गया था। और आपसे कहा जाता है जी कि एक रिएक्शन था, उसके लिए अमाउंट्स आपको सिर्फ परेशान करने के लिए वो ग्राम्स की बजाय किलोग्राम्स या उससे भी बड़े बल्क यूनिट दे के ये कहता है कि जी हमने बैलेंस इक्वेशन से कैलकुलेट किया था, और अगर मैं रिएक्टेंट के 2 टन ऐड करूं तो प्रोडक्ट के इसमें से जो है ना वो 1.5 टन बन जाते हैं। तो आप ये बताओ कि ये कौन सी यील्ड है। यू डू नॉट नीड टू सॉल्व एनीथिंग, मतलब आपको परेशान नहीं होना, पैनिक नहीं होना, सॉल्व कुछ नहीं करना, सिर्फ क्या पहचान करनी है कि वो एक्चुअल है या थ्योरेटिकल। और अगर इस फॉर्मूला पे क्वेश्चन एग्जामिनर रेज करे तो वो क्वेश्चन किस तर्ज का हो सकता है, आपसे परसेंटेज यील्ड एग्जामिनर निकलवाएगा, लेकिन ये जो 2 डिजिट हो गए ना, ये उसने प्रपोर्शन में सेट किए होंगे। प्रपोर्शन से मुराद है कि ये वाली इसके मुकाबले में डबल हो सकती है, हाफ, ये कम, ये इससे कम ही होनी है एक्चुअल हमेशा थ्योरेटिकल से। तो ये नीचे वाली जो रकम है ना, ये ऊपर वाली का डबल हो सकती है, 3 टाइम्स हो सकती है, 4 टाइम्स हो सकती है। कुछ ऐसा डिजिट होगा कि उनको तकसीम करने से आपके पास एक होल डिजिट कन्फर्म है कि वो जो है ना 2 टाइम्स 3 टाइम्स इस तरह की वैल्यू आएगी। कोई ऐसा फैक्टर नहीं होगा जो कि आपको कैलकुलेटर के बगैर सॉल्व ना आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये बच्चों इसके साथ हमारा कंसर्न यील्ड और स्टाइकोमेट्री का कंप्लीट हो जाता है। इस यूनिट से रिलेटेड जो आखिरी चंद बातें हैं वो हैं कंसंट्रेशन, यूनिट्स ऑफ सॉल्यूशन। मैंने आपको कल बताया था कि जब आप टेक्स्ट बुक एफएससी वाली रीड करोगे, जो लोग आप में से एफएससी के स्टूडेंट्स हैं, चूंकि वो जाहिर है कि वो इसी बुक को पढ़ने के आदी हैं और वो तो नहीं इधर उधर की किताब देखेंगे, और देखनी भी नहीं चाहिए क्योंकि ज़रूरत नहीं होती। उसके अलावा पेपर में कोई आपको स्टेटमेंट या वर्डिंग नहीं मिलती, ठीक है। तो कंसंट्रेशन यूनिट्स ऑफ सॉल्यूशन जो है ना, ये पढ़ने में आप चैप्टर नंबर 9 के जो इनिशियल पेजेस हैं वहाँ से पढ़ेंगे। 3 यूनिट्स हमारे सिलेबस में है, एक परसेंटेज, दूसरा मोलैरिटी, और तीसरे नंबर पे मोल फ्रैक्शन। परसेंटेज के सॉल्यूशन 4 तरह के होते हैं, वेट बाय वेट परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वेट परसेंटेज, और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब इसमें क्वेश्चन सिंपल होता है जी कि आपको इतने ग्राम रिएक्टेंट के और सॉल्यूशन के और सॉल्वेंट के दिए गए, तो आप बताएं व्हाट शुड बी द परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। मसलन आपको कहा जाता है जी कि 2 ग्राम्स आपने लिए NaCl के और उसमें 20 ग्राम्स आपने डाल दिया वाटर, तो आप बताएं कि इसकी वेट बाय वेट परसेंटेज क्या होगी, ठीक है। आपने क्या करना है, 2/22 मल्टीप्लाई बाय 100। जो फॉर्मूलाज आपके पास हैं, इसके लिए क्या फॉर्मूला बनना है,
mass of solute over mass of solution into 100। ठीक है, इसी तरह ये आप मॉडिफाई कर सकते हैं फॉर्मूलाज को। बटे में क्या आना है, डिनोमिनेटर में mass of solution है और ऊपर mass of solute है, तो इसलिए मैंने बोला 2/22 इंटू 100। अब देखो 2/20 होता ना तो आपका आंसर एग्जैक्ट क्या निकलता, 10%, और यहाँ 22 है, रकम बड़ी हो गई है तो आंसर क्या आ जाएगा, 10 से थोड़ा सा छोटा, मतलब 9% के करीब। जो भी ऑप्शन में नजर आ रहा है उसे आप आंसर लगा देंगे। तो इस तरह से आप अपनी अप्रोच बनाएंगे विद रिस्पेक्ट टू कैलकुलेशन, ना कि आप क्वेश्चन में न्यूमेरिकल के लिए एक कैलकुलेटर पकड़ के बैठे रहेंगे और उसके ऊपर आप टाइम स्पेंड करते रहेंगे। ठीक हो गया बच्चों। मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन दोनों की जो सिंपल डेफिनेशन है ना, ये एज एन एमसीक्यू आ चुकी है यूएचएस में। मसलन आप मोलैरिटी की डेफिनेशन क्या लिखते हो, मोल्स ऑफ सल्यूट पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये जो डेफिनेशन बनती है ना कि मोल्स ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, ये इसी तरह की स्टेटमेंट थी कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन या प्रेजेंट पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड। 4 ऑप्शन में आपसे ये इस तरह के 4 नाम लिखे हैं कि उसे मोलैरिटी कहेंगे, मोल फ्रैक्शन कहेंगे, परसेंटेज सॉल्यूशन कहेंगे, एंड यू नीड टू सेलेक्ट द करेक्ट आंसर इफ यू नो द डेफिनेशन। देखो कि ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है और ये कोई भी एक नॉर्मल एफएससी का जो एवरेज बच्चा है वो इसको अटेम्प्ट कर सकता है। इवन के उसे प्रीवियस क्लासेस वाले भी अगर मोलैरिटी की डेफिनेशन को अच्छी तरह मेमोराइज कर चुके हैं तो वो भी इसको आंसर कर सकते हैं कि कुछ भी नहीं है सिवाय इसके कि मोलैरिटी की डेफिनेशन पूछी गई है या मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन वो कहता है जी कि किसी एक शय के नंबर ऑफ मोल्स और टोटल नंबर ऑफ मोल्स की रेशो को क्या कहते हैं। और 4 ऑप्शन में से आपने क्या सेलेक्ट करना था, मोल फ्रैक्शन इसको कहा जाता है, जिसे कि हम लोग रूटीन में x से रिप्रेजेंट करते रहे हैं। फिर इसमें से चंद बातें और, जैसे कि मोल फ्रैक्शन है तो इसका ये सम किसके बराबर होता है, हमेशा यूनिटी के बराबर होता है, इसके यूनिट्स कोई नहीं होते। इस तरह की बातें आपसे पूछी जाती हैं कि समटाइम जो ना वो डाटा बनाता है एग्जामिनर स्टेटमेंट में, सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए कोई 3-4 फ्रैक्शन डालता है A B C D और उनकी मिकदारें देता है जी, इसके 20 ग्राम डाल दिए, इसके 15 ग्राम डाल दिए, और एंड पे क्वेश्चन क्या होता है, व्हाट इज द सम ऑफ देयर मोल फ्रैक्शंस। अब हम वहां ये सोच में पड़े रहते हैं कि A B C D है, इसका तो ना कोई मैथ्स पता ना मोल्स बनेंगे, तो क्वेश्चन ही गलत है। हालांकि वो जो पहले उसने मिकदारें दी आपको सारी, वो सिर्फ आपका टाइम पास करने के लिए थी। सिर्फ एंड में जो आप छुपा हुआ है कि द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज यूनिटी। ठीक है, तो आपने इस तर्ज पे उसके आखिरी सेक्शन को, क्वेश्चन की सेंस को जो है ना वो ग्रिप करना जरूरी होगा आपके लिए कि आप, और उसके लिए बड़ा जरूरी ये होता है कि आप वहां पर मेंटली कितने प्रेजेंट। ठीक है ना, अगर तो आप वहां पर ये सोच के बैठे हुए हैं जी कि ये एंटी टेस्ट है और इस हमारा बचना कुछ नहीं है, तो फिर यकीनन आपका खुदा न खास्ता कुछ नहीं बचेगा। लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, मैं हमेशा क्लास में बच्चों को कहा करता हूं कि बी कॉन्फिडेंट बट डू नॉट बी ओवर कॉन्फिडेंट। ठीक है ना, मतलब ऐसा भी ना हो कि आप वापस आए और पता चले कि आपको यही होश नहीं थी कि आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा था। ठीक है, या आपसे अगर वो फ़र्ज़ करें ऑनलाइन हो जाता है तो आपसे बस बटन गलत क्लिक होते रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये भी नहीं है कि आप इतने कॉन्फिडेंट हों, ओवर कॉन्फिडेंट हों कि आप पूरी स्टेटमेंट ही ना पढ़ें, आधी स्टेटमेंट पढ़ें और सोचें जी बस ठीक है टॉपिक फलां था और मुझे आता था और क्लिक करें और आगे चले जाएं। इसलिए मैं कहता हूं कि बी कॉन्फिडेंट बट डू नॉट बी ओवर कॉन्फिडेंट। अब मोलैरिटी का जो फॉर्मूला है ना, इसके मतलब भी क्वेश्चन हमसे कुछ पूछे गए हैं। मसलन 2 क्वेश्चन तो मैंने आपको बताए हैं कि जैसे मोलैरिटी की डेफिनेशन पे क्वेश्चन बना हुआ है, मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन पे क्वेश्चन बना हुआ है। मैं वो स्टेटमेंट्स लिख लिख के उसको प्रेजेंट नहीं कर रहा, सिर्फ इसलिए कि टाइम हमारा ज़्यादा उसमें कंज्यूम हो जाएगा। अब ना आपको ये कहा गया है कि फ़र्ज़ करें कि आपने 10 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज हैव बीन डिसॉल्व्ड। हमने क्या किया है, 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज लिए हैं और उनको डिसॉल्व किया है इन 100 ग्राम्स ऑफ वाटर। ठीक है, और क्वेश्चन में ये दे देता हूं कि आप ये कर दें जी, आप इनकी परसेंटेज फाइंड कर दें।
और मेरा ख्याल है कि बगैर सॉल्व किए आपको फ़ौरन परसेंटेज पता चलनी चाहिए। ऑप्शंस में लगाता हूँ। ए ऑप्शन में लिखा गया 9%, बी ऑप्शन में लिखा गया 10%, सी ऑप्शन में लिखा गया लेट सपोज 15% और डी ऑप्शन में लगा दिया 20%। अब मैंने आर्बिट्रेरी ऑप्शन लिखी है, मेरे सामने एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं था, ठीक है, लेकिन ना एक मैं आइडिया देता हूँ कि आप लोग करीब तरीन का आंसर सेलेक्ट कर लें, ठीक है। अब ज़रा देखो, फॉर्मूला आपको बताया, सल्यूट का मैस कितना है 10 ग्राम्स, और ये है वाटर का मैस, सोल्यूशन का मैस नहीं है, ठीक है। आपको फॉर्मूला में कहा गया था कि आपने किसका मैस रखना है, सोल्यूशन का। अब ज़रा फ़र्क ये देखना है कि अगर होता ना ये मैस ऑफ सोल्यूशन, तो मैं लिखता 10/100 मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारा आंसर एग्जैक्ट क्या आ जाता 10%। और ज़्यादातर बच्चे ये जवाब लगाएंगे। जब आप एग्जाम में होंगे तो आप में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या करेंगे, वो फटाफट 10% को क्लिक करके आगे चले जाएंगे, क्योंकि गलती कहां पर होगी, दिस इज मैस ऑफ वाटर और दिस इज मैस ऑफ सोल्यूशन। ये पॉइंट आपने वहां पर जो जिसके माइंड में क्लिक कर गया उसको इस क्वेश्चन में गलती का कोई चांस नहीं बचेगा, ठीक है। अब यहां पर होना असल में क्या था, जो ओरिजिनल वैल्यू है 10 तो है ना मैस ऑफ सोल्यूट, और मैस ऑफ सोल्यूशन आना था 110 × 100, ठीक है। अब क्या हुआ, मैस ऑफ सोल्यूशन बनना है, 100 ग्राम वाटर था, 10 ग्राम उसमें सोल्यूट डाला, तो टोटल कितना हो गया 110। अब ये जो वैल्यू आई है इसका आंसर 10 नहीं आना, 10 से कम वैल्यू आनी है। ये तो दोनों ऑप्शन बिल्कुल गई ना सिरे से, आपका चॉइस इन दोनों में से होना था, तो आंसर जो अल्फा लगाएगा वो करेक्ट माना जाएगा। एन मुमकिन है कि आप कैलकुलेटर पकड़ के बैठे तो एग्जैक्ट 9% ना आए, इसके करीब तरीन वैल्यू हो सकती है, ठीक है। लेकिन पर्पज ये है बात करने का कि आपको, अब ये भी पास पेपर यूएचएस का क्वेश्चन है, ठीक है, और आप ये सोचेंगे कि मतलब जब क्वेश्चन सामने आता है और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो हैं वो बस ये 10 ओवर ये सोचते हैं कि रकम इजी होनी है और फौरन फटाफट 10 पे क्लिक किया और छोड़ के आगे चले गए, और एहसास हो जाता है आपको अगले 2-4 मिनट बाद ही, थोड़ी देर बाद ख्याल आता है अगले क्वेश्चन सॉल्व करते हुए कि ऊपर हमने क्या किया था, ठीक है। अगर पूरा पेपर और क्वेश्चन आपके सामने रहे, हाँ अलबत्ता अगर वो ऑनलाइन सिस्टम में आ जाए और आपके सामने एक क्वेश्चन आएगा वो चला जाएगा, तो फिर अल्लाह हाफिज़ है कि जो गया वो आपको कभी याद नहीं रहना ज़िंदगी में कि आपने क्या किया था, ठीक है बच्चों। इसी तरह से ना आपसे कहा जाता है, सपोज करो कि क्वेश्चन आप बना रहे हो, आपको ये कहा गया है कि 20 ग्राम्स ऑफ NaOH हैव बीन डिसॉल्व्ड पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। व्हाट इज मोलैरिटी, इसकी मोलैरिटी बताएं। अब ना मोलैरिटी के लिए आपको 3 फॉर्मूले मेमोराइज करने होंगे, मैं वो लिख देता हूं, टाइम शॉर्ट है हमारे पास। एक फॉर्मूला है मोल्स ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। या फिर आप इस मोल्स को कन्वर्ट करोगे मैस ओवर मोलर मैस इनटू 1 ओवर यही वाला वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन यूनिट्स क्या है डेसीमीटर क्यूब। अगर इसको कन्वर्ट करोगे ना तो ये हम लिखेंगे मैस ओवर मोलर मैस इनटू 1000 ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन इस दफ़ा किस में आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में। और आपको जिस डाटा से वास्ता पढ़ना है वो ये होना है, क्योंकि हमारे लैब यूनिट्स होते हैं सेंटीमीटर क्यूब में, और मोस्ट प्रोबेबली हमें ये वाला जो फार्मूला है ये इस्तेमाल में लाना पड़ेगा। लेकिन जो ये डाटा गिवन है ना, इसमें हम ये ऊपर वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम किस में दिया गया है डेसीमीटर क्यूब। तो आप जब इस फार्मूला में रखोगे ना, मैस की जगह पर 20 और मोलर मैस उसने नहीं दिया, यहाँ से निकालना है 40 × 1, तो ये 20/40 का आंसर क्या निकल आएगा
वो आप जानते हो कि मतलब आपने सॉल्व करना है जी 20/40, 0 गया 2/4, तो 1/2 का आंसर क्या निकलना है 0.5 मोलर आपके पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब ये भी इस तरह का क्वेश्चन भी आपको पास पेपर में नज़र आ जाएगा अगर आप यूएचएस के सारे पिछले 2011 से ऑनवर्ड जब से सिलेबस डिफाइंड है आप पास पेपर देखें और ये डिफाइंड होता है कि कहाँ से एग्ज़ाम आ रहा है, तो आपको ये क्वेश्चंस वहाँ मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तर्ज अमल पे हमारा था ये यूनिट 1 ऑफ फिज़िकल केमिस्ट्री जो हमने अपने इन 3 लेक्चर्स में वाइंड अप किया है। होप्स हो कि आप इन चीज़ों को अच्छी तरह समझ पाएंगे। ठीक है जी, अब इससे रिलेवेंट जो हमारा टेस्ट आएगा मैं उम्मीद करता हूँ कि वो आप एक बड़े अच्छे अंदाज में अटैम्प्ट करेंगे और उसमें आप एक अच्छा स्कोर करके दिखाएंगे। थैंक यू वेरी मच बच्चों।